चलिए, तो अब हम फार्माकोलॉजी लेक्चर की एक और सीरीज शुरू करने जाने वाले हैं, वो है एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी एक्चुअली काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं। तो हम लोग वन बाय वन जाएंगे, हर एक चैप्टर्स के थ्रू जाएंगे और हो सके उतने डिटेल में या फिर कंसेप्चुअली आपको समझाने का ट्राई करेंगे। तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी मैं आपको बताऊंगा। ये जो चैप्टर है, यहाँ पे हम लोग जो एंडोक्राइनोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन एंड फ्यू ऑफ द हार्मोन्स, ठीक है, जो छोटे हार्मोन्स हैं और उनमें से कई बार आपको शॉर्ट क्वेश्चंस या फिर एमसीक्यूज पूछ सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कशंस करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस आपको डायबिटीज़ हो गया या फिर ओसी पिल्स हो गया या फिर ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, तो उस टाइप के जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गया, तो जो बड़े चैप्टर्स है, थायराइड अगेन, तो उसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चंस पूछने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। इसमें से मोस्टली शॉर्टर क्वेश्चंस पूछेंगे, लेकिन थोड़े कंसेप्चुअली हम लोग समझेंगे क्या है। तो हार्मोन्स क्या होते हैं कि जैसे हम लोग प्रोस्टाग्लैंडिन्स या वो जो केमिकल्स ऑटोकॉइड्स आगे डिस्कस किए थे, तो वो क्या थे कि वो लोकल रिलीज होते थे, लोकली एक्ट करते थे। ये हार्मोन्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि स्पेसिफिक सेल से उसे प्रोड्यूस करते हैं और डिस्टेंस फार अवे फ्रॉम दैट साइट ऑफ प्रोडक्शंस ये काम कर सकते हैं। मान लीजिए कि किडनी आपको पता है, तो किडनी के ऊपर होती है एड्रिनल ग्लैंड, तो वहाँ से एड्रेनालिन रिलीज़ होता है, तो काफ़ी दूर जाके उसके रिसेप्टर्स के ऊपर वो काम कर सकता है। तो हार्मोन ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि कुछ स्पेसिफिक सेल ही उसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उनके पास ऐसी एबिलिटी होती है कि साइट ऑफ प्रोडक्शन से दूर जाके भी ये लोग काम कर सकते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है हमारे बॉडी में अलग अलग, उनमें से वेरियस हार्मोन्स का सिक्रीशंस होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स सिक्रेट करने वाले ग्लैंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो जो कंट्रोलिंग हार्मोन्स रिलीज़ करती हैं वो है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस के अंदर से कंट्रोलिंग हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, ठीक है, जैसे थायराइड रिलीजिंग हार्मोन या कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो कंट्रोल करते हैं रिलीज़ करवाने को हार्मोन्स को थ्रू डिफरेंट ग्लैंड, जैसे पिट्यूटरी। तो वो पिट्यूटरी के ऊपर काम करते हैं और उसके अंदर से फिर ग्रोथ हार्मोन हो गए या फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऐसे वेरियस हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं। पिट्यूटरी के भी अलग अलग लोब्स हैं, जैसे हमें एनाटॉमी में पता है, और हर एक लोब का अपना एक एक्शन है। हर एक लोब में से उसकी स्पेसिफिक हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। वैसे ही थायराइड ग्लैंड है, साथ में पैराथायराइड ग्लैंड भी है, तो उसके अंदर से थायराइड, पैराथायराइड हार्मोन, कैल्सिटोनिन जैसे हार्मोन रिलीज़ होते हैं। एड्रिनल की हमने बात की, तो उसके अंदर से एंड्रोजन्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का प्रोडक्शंस होता है। पैनक्रियाज में से हमें इंपॉर्टेंट हार्मोन्स पता है, जैसे इंसुलिन, ग्लूकेगॉन और सोमेटोस्टेटिन हो गया। और एंड्रोजन्स की जो ओवरी में से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का रिलीज़ होता है, और टेस्टिस के अंदर से एंड्रोजन का रिलीज़ होता है। तो ये कुछ हार्मोन्स है और जो डिफरेंट हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स में से रिलीज़ होते हैं, तो उसके बारे में हर एक चैप्टर में हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो अभी दूसरा एक चीज़ है जो कई बार आपको एमसीक्यू के अंदर पूछते हैं, ये कि टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, ठीक है, तो मेकेनिज़्म हार्मोन की किस प्रकार से होती है। अब जैसे यहाँ पे देखिए कि हार्मोन अपने रिसेप्टर्स के ऊपर कुछ हार्मोन्स काम करते हैं। तो अब जो रिसेप्टर्स हैं, मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स के ऊपर काम करते हैं, लेकिन कुछ कुछ हार्मोन्स हैं जो सेल के अंदर भी रिसेप्टर्स आए हुए होते हैं, उनके ऊपर एक्शंस करते हैं। तो ये आपको कई बार पूछते हैं कि सेल के अंदर या तो साइटोप्लाज्म में है या तो फिर न्यूक्लियस में है, तो कौन से हार्मोन के रिसेप्टर्स कहाँ पे आए होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर जो थायराइड हार्मोन है, T3 T4, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन, तो जो एंड्रोजन वाले जो भी हार्मोन्स हैं, तो वो सब जो है जो सेक्सुअल हार्मोन्स हैं, तो वो सब जो है वो न्यूक्लियर रिसेप्टर्स के थ्रू काम करते हैं, तो उसकी एक्शन आने में देरी लगती है, ठीक है, तो न्यूक्लियर रिसेप्टर्स के थ्रू काम करते हैं। फिर होते हैं कुछ साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स के थ्रू काम करते हैं। जो सेल होता है उसके साइटोप्लाज्म में इसके रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स उनके थ्रू काम करते हैं। और फिर मेम्ब्रेन्स के ऊपर आए हुए होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द हार्मोन्स मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स के थ्रू काम करते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स हमें पता ही है, वेरियस टाइप ऑफ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं। अभी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स में भी अलग अलग टाइप होते हैं। पहला टाइप एक हमें पता है कि जी क्यू टाइप होता है, जो एक्साइटेटरी मोस्टली रिसेप्टर्स होते हैं, तो जो IP3 DAG पाथवे थ्रू काम करते हैं, तो उसके थ्रू काम करता है कौन, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। ये स्पेसिफिक चीज़ें कई बार एमसीक्यू में पूछते हैं,
तो वाजोप्रेसिन नामक जो हार्मोन है, जो उसके V1 और V2 रिसेप्टर्स है, तो जो V1 रिसेप्टर्स मेनली थ्रू काम करते हैं वो इस प्रकार के GQ कपल्ड रिसेप्टर्स हैं। ऑक्सीटोसिन जो रिलीज होता है पिट्यूटरी के अंदर से, वो पोटेशियम चैनल ओपन करके काम करता है। तो बहुत स्पेसिफिक एक साइट है, टाइप ऑफ रिसेप्टर्स के थ्रू काम करता है। फिर GS कपल और GI कपल होते हैं। GI कपल की जो साइक्लिक EMP का लेवल कम करता है, GS कपल की जो साइक्लिक EMP का लेवल बढ़ाता है। तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स जो है, जो जो FSH LH के ऊपर कंट्रोल करते हैं, वो GI टाइप के होते हैं। और बाकी के जो भी ऑलमोस्ट हार्मोन्स हो गए, जैसे थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हो गए, प्रोलेक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, डोपामिन हो गए, सोमेटोस्टेटिन हो गए, तो ये सब जो है GS कपल्ड होते हैं और साइक्लिक EMP बढ़ा के काम करते हैं। इवन वाजोप्रेसिन के दूसरे टाइप के V2 रिसेप्टर्स भी इस प्रकार के होते हैं, GS टाइप्स के होते हैं। तो टाइप ऑफ हार्मोन्स एंड इट्स रिसेप्टर्स हैं जो कई बार आपको MCQ में पूछ सकते हैं, आप याद रख सकते हैं। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं जिसमें इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन है। ये टायरोसिन काइनेज के थ्रू काम करते हैं, ठीक है। सो एंजाइम के साथ एसोसिएटेड जो भी रिसेप्टर्स होते हैं, ये भी एक टाइप के रिसेप्टर्स में आते हैं, जैसे हमें पता है। तो टायरोसिन काइनेज के साथ जुड़े हुए रिसेप्टर्स हैं, जैसे इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन जैसे हार्मोन उसके थ्रू काम करते हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी में से रिलीज़ होने वाले हार्मोन्स के बारे में ये चैप्टर में। तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में से काफ़ी सारे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो कंट्रोल में होते हैं हाइपोथैलेमस के। तो पहले ऊपर हाइपोथैलेमस होता है और वो फिर पिट्यूटरी के अंदर से रिलीज़ होने वाले हार्मोन्स पे कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस में रिलीज़ होने वाले सभी हार्मोन्स ऑलमोस्ट लेवल बढ़ाते हैं हार्मोन्स का, एक्सेप्ट एक जो है प्रोलैक्टिन। देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी है, मिडल लोब ऑफ पिट्यूटरी है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हार्मोन्स जो रिलीज़ होते हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी में से होते हैं। बात कर लेते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो उसके अंदर से ऑक्सीटोसिन और वाजोप्रेसिन, ये दोनों हार्मोन्स हैं, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में से रिलीज़ होते हैं। तो उसके बारे में भी एक सेपरेट चैप्टर्स हैं हमारे पास, ऑक्सीटोसिन के बारे में और वाजोप्रेसिन के बारे में। मिडल लोब में से मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ होते हैं, ज़्यादा उसके बारे में हम लोग डिस्कशंस नहीं करेंगे, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में नहीं है। और फिर आते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में। तो एंटीरियर पिट्यूटरी में से काफ़ी सारे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन्स हो गए, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन हो गए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH LH एंड प्रोलैक्टिन। तो ये कुछ हार्मोन्स हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी में से रिलीज़ होते हैं। अब उनको कौन कंट्रोल करता है, तो जैसे हमने बात की कि उनको कंट्रोल करते हैं हाइपोथैलेमस वाले हार्मोन्स। तो हाइपोथैलेमस में से जब GHRH मीन्स की ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है, तो उसके अंदर से ग्रोथ हार्मोन फिर वो एंटीरियर पिट्यूटरी में से रिलीज करवाता है। सेम गोज फॉर सोमेटोस्टेटिन। ACTH के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। थायराइड के जो हार्मोन्स हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। FSH LH के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और प्रोलैक्टिन का इनहिबिटरी कंट्रोल रखता है, प्रोलैक्टिन का कंट्रोल वो इनहिबिटरी फॉर्म में रखता है, वो है प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। एक डोपामिन भी होता है, वो भी इसे ही काम करता है, प्रोलैक्टिन को इनहिबिटरी कंट्रोल के अंदर रखता है। तो इसे कहते हैं कंट्रोलिंग हार्मोन्स। ये सब जो हार्मोन्स हैं हाइपोथैलेमस के अंदर से रिलीज़ होते हैं और एंटीरियर पिट्यूटरी में से ये सब हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। तो इतना हमें याद रखना ज़रूरी है। चलिए, अब कुछ हार्मोन्स का क्लिनिकल या फिर थेराप्यूटिक इंपॉर्टेंस हम लोग देखते हैं। स्पेशली हम लोग अब बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन से जुड़ी हुई ड्रग्स के बारे में। तो ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में जैसे हमें पता ही होगा कि ग्रोथ हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑलमोस्ट सभी ऑर्गन्स का ग्रोथ बॉडी में ग्रोथ हार्मोन के इन्फ्लुएंस से होता है, एक्सेप्ट ब्रेन एंड आई। सो ब्रेन एंड आई के अलावा जो सभी ऑर्गन्स हैं उनका जो ग्रोथ है वो ग्रोथ हार्मोन से कंट्रोल होता है। अभी ग्रोथ हार्मोन डायरेक्टली काम नहीं करते, ग्रोथ हार्मोन एक इंटरमीडिएट फैक्टर्स के थ्रू काम करते हैं, जिसे सोमेटोमेडिन्स भी कहा जाता है, और उनका दूसरा नाम है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, जिसे IGF-1 और IGF-2 भी कहा जाता है। तो ग्रोथ हार्मोन्स ये सोमेटोमेडिन्स या फिर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स के थ्रू काम करते हैं एंड इवेंचुअली उसके रिसेप्टर्स के ऊपर काम करते हैं, तो जिससे उसकी एक्शंस जनरेट होती है, ठीक है।
ग्रोथ हार्मोन जैसे हमने बात की कि बॉडी में मसल को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ग्लूकोज का लेवल भी ये बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग मेटाबॉलिक उसकी इफ़ेक्टिवनेस होती है। तो ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर ग्रोथ हार्मोन्स का लेवल बढ़ गया, बॉडी में एक्सेस हो गया, तो वो एक कंडीशंस को जन्म देगा जिसे एक्रोमेगाली कहा जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसकी नॉर्मल से ज़्यादा जेजेंटिक बॉडी होगा, ठीक है। सो बोन्स डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, उसका पूरा बॉडी ज़्यादा बड़ा होगा, तो इसे दैट इज़ एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन, जिसे एक्रोमेगाली भी कहा जाता है। और अगर डेफिशिएंसी होगी तो एक ड्वार्फिज्म जैसा पिक्चर क्रिएट होगा। तो ज़्यादा भी ग्रोथ हार्मोन ज़रूरी नहीं है और कम भी ज़रूरी नहीं है। अगर ऐसा हो चुका है तो अब हमारे पास कुछ ड्रग्स अवेलेबल हैं जिसकी मदद से हम लोग ग्रोथ हार्मोन का लेवल मॉड्यूलेट कर सकते हैं और रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग डिस्कस किए थे कि हाइपोथैलेमस के अंदर उसके कंट्रोलिंग हार्मोन है। तो हाइपोथैलेमस में कुछ हार्मोन्स हैं जो ग्रोथ हार्मोन का रिलीज बढ़ाते हैं, जिसे हो गया ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो जब भी हाइपोथैलेमस में से GHRH का रिलीज होगा तो वो ग्रोथ हार्मोन का लेवल पिट्यूटरी में से बढ़ाएगा। और एक इनहिबिटरी हार्मोन भी है जिसे कहा जाता है सोमेटोस्टेटिन। तो सोमेटोस्टेटिन और उसे ऑलमोस्ट इनहिबिटरी हार्मोन ही कहा जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे हार्मोन को वो कंट्रोल करता है। एक हो गया ग्रोथ हार्मोन, दूसरा हो गया इंसुलिन, एक हो गया प्रोलैक्टिन। सो काफ़ी सारे होते हैं, ग्लूकेगॉन, काफ़ी सारे हार्मोन्स होते हैं जिनको ये इनहिबिट करता है रिलीज़। तो कंट्रोल करने के लिए एक हार्मोन है जो ग्रोथ हार्मोन का रिलीज़ भी कम करता है। दूसरा भी एक हार्मोन है जिसका ग्रोथ हार्मोन के ऊपर इंटरेस्टिंग इफेक्ट है, वो है डोपामीन। तो डोपामीन अगर नॉर्मल सब्जेक्ट्स में दिया जाए तो ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ाता है, लेकिन जब एक्रोमेगालिक्स में दिया जाए तो ग्रोथ हार्मोन का लेवल कम करता है। तो ये भी एक एडिशनल चीज़ डोपामीन के बारे में जानना ज़रूरी है। तो अब फार्माकोथेरापी में इनली देखते हैं कि जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जैसे हमने GHRH की यहाँ पे बात की थी, तो ऐसे GHRH जो हाइपोथैलेमस में से सिक्रेट होता है उसके भी सिंथेटिक एनालॉग्स बनाए गए हैं, उसके जैसे काम करने वाली दवाइयाँ बनाई गई है जिसका नाम है सर्मोरेलिन एंड हेक्सारेलिन। तो ऐसे कुछ मेडिकेशंस हैं जो रिकम्बिनेंट फॉर्म से तैयार की गई है जिसे GHRH एनालॉग्स कहते हैं, और स्पेशली जिसमें हमें ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ाना है उसमें काम आएगी। जैसे हो गया पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, तो अगर पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म होगी तो ऊपर से ही हम लोग GHRH के एनालॉग्स देंगे और जिससे ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ेगा और ड्वार्फिज्म में हेल्प होगा। दूसरा, एक हमने GHRH के एनालॉग बनाए, अब हम बाहर से रिकम्बिनेंट ग्रोथ हार्मोन ही बना रहे हैं, बाहर से ही आर्टिफिशियल ग्रोथ हार्मोन बना रहे हैं जिसका नाम है सोमाट्रेम एंड सोमाट्रोपिन, ठीक है। उसका क्या नाम था? सर्मोरेलिन एंड हेक्सारेलिन। यहाँ पे है सोमाट्रेम एंड सोमाट्रोपिन। तो ये रिकम्बिनेंट ग्रोथ हार्मोन्स हैं। अगेन ये भी ड्वार्फिज्म वाले पेशेंट्स में ही काम आएंगे, लेकिन कुछ एडिशनल यूजेस भी हैं। जैसे एड्स रिलेटेड वेस्टिंग, एड्स वाले पेशेंट में काफ़ी सारा मसल वेस्टिंग हो जाता है, मसल लॉस हो जाता है, तो ऐसे केसेस में भी ये काम आते हैं। इवन जो पेशेंट्स टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशंस के ऊपर हैं, जैसे शॉर्ट बोवल सिंड्रोम, तो ऐसे केस पेशेंट्स में भी ये हार्मोन एनाबॉलिक एक्टिविटी के तौर पे काम करते हैं। तो इस केसेस में भी रिकम्बिनेंट ग्रोथ हार्मोन एक एनाबॉलिक एक्टिविटी के तौर पे मसल लॉस, प्रोटीन लॉस, ये सब कम करने के लिए काम आते हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए कि फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ चिल्ड्रन। क्या लिखा है यहाँ पे कि जब भी हम लोग इस प्रकार के ग्रोथ हार्मोन बाहर से देते हैं तो एक चीज़ के ऊपर हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर बच्चों में देते हैं तो उसका फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन पीरियोडिकली करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब भी हम लोग ग्रोथ हार्मोन की थेरेपी बाहर से देते हैं तो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ाता है। तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ाने की वजह से पेपिलो ईडिमा होता है, विजुअल चेंजेस होते हैं, कई बार वॉमिटिंग एंड हेडेक भी होता है। तो ये जो ऑफ्थेल्मिक चेंजेस होते हैं वो रेटाइना के ऊपर दिखते हैं, और इस चेंजेस को देखने के लिए हमें रूटीन फ्रिक्वेंटली फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन करना चाहिए अगर किसी पेशेंट्स को हम लोग ग्रोथ हार्मोन थेरेपी दे रहे हैं तो। चलिए, दूसरी एक ड्रग है उसके साथ जुड़ी हुई, उसका नाम है मेकासरमिन। अब मेकासरमिन कहाँ पे काम करती है? दो टाइप के हमने जो अप्रोच देख लिए। एक दिखा कि हम लोग बाहर से GHRH का एनालॉग्स देंगे, दूसरा दिखा हम लोग बाहर से डायरेक्ट रिकम्बिनेंट ग्रोथ हार्मोन ही देंगे।
अब तीसरा अप्रोच ये है कि अब ये हम यहाँ पे रिकम्बिनेंट फैक्टर्स देंगे, जो ग्रोथ हार्मोन जिस फैक्टर्स से काम कर रहे थे, जिसे सोमेटोमेडिन्स भी कहा जाता था, जिसे कहते हैं रिकम्बिनेंट ह्यूमन आईजीएफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स। तो ये ग्रोथ फैक्टर्स ही हम लोग बाहर से दे देंगे, ठीक है। तो किन में ये इंपॉर्टेंट है कि जिसमें ग्रोथ फेलियर हो रहा है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ दिस फैक्टर्स, जिसमें ऐसे फैक्टर्स नहीं है तो इसमें हम लोग बाहर से ऐसे फैक्टर्स दे सकते हैं। जो ग्रोथ हार्मोन थेरेपी से रिस्पॉन्स नहीं करते हैं उसमें भी हम लोग ये मेकासरमिन दे सकते हैं। ये सबक्यूटेनियसली दिया जाता है और इम्पोर्टेंट एडवर्स ड्रग रिएक्शन एसोसिएटेड वो है हाइपोग्लाइसीमिया। तो ग्लूकोज लेवल के ऊपर ध्यान रखना इसके साथ बहुत ज़रूरी है। एक और ड्रग है जिसका नाम है पैगवी सोमंत। तो अब ये एक्रोमेगाली में आ रहा है। अब तक हमने देखा कि हम लोग बाहर से दे रहे थे ग्रोथ हार्मोन्स के एनालॉग्स, जीएचआरएच के एनालॉग्स या फिर ग्रोथ फैक्टर्स। तो ये सब जो ज़्यादा महत्वपूर्ण थे ड्वार्फिज्म में इंपॉर्टेंट थे। अब हम जा रहे हैं एक्रोमेगाली में, तो अब हम लोग एंटागोनिस्टिक इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो इसीलिए ग्रोथ हार्मोन के जो रिसेप्टर्स हैं उसके एंटागोनिस्ट डेवलप किए गए हैं, जिसका एक नाम है पैगवी सोमंत, और जो एक्रोमेगाली की ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़फुल अल्टरनेटिव है। एक और हार्मोन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ग्रोथ हार्मोन के बाद, अब जिसका नाम है सोमेटोस्टैटिन। जैसे हमने बात की, ये सोमेटोस्टैटिन हाइपोथैलेमस में रिलीज़ होता है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी जगह से सोमेटोस्टैटिन रिलीज़ होता है, जैसे जीआईटी के सेल्स में से, डेल्टा सेल्स ऑफ पेनक्रियास में से भी ये रिलीज़ होता है। ये एक इनहिबिटरी हार्मोन है और काफ़ी सारे हार्मोन्स के ऊपर उसका इनहिबिटरी कंट्रोल होता है। जैसे ग्रोथ हार्मोन का इनहिबिटरी कंट्रोल है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, गैस्ट्रिन और इवन एचसीएल। तो इन सभी हार्मोन्स के ज़्यादा लेवल अगर हो जाते हैं, तो अगर हम सोमेटोस्टेटिन या फिर उससे काम करने वाली ड्रग देते हैं तो इनके लेवल हम लोग कम कर सकते हैं, ठीक है। सोमेटोस्टेटिन खुद का डिसएडवांटेज यही था कि शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन थे, इसीलिए हमें उसके एनालॉग्स बनाने पड़े, और वो देने से अब हम लोग ये अगर हार्मोन्स के लेवल बढ़ जाते हैं तो उसे कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए एक्रोमेगाली के जहाँ पे ग्रोथ हार्मोन का लेवल बहुत बढ़ जाता है वहाँ पे सोमेटोस्टेटिन या उसके एनालॉग्स यूज़ किए जाते हैं। सिक्रेटरी डायरियाज, जहाँ पे ज़्यादा हार्मोन्स के लेवल बढ़ने से सिक्रेटरी डायरियाज होता है, या फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेटिंग कोई एडेनोमास होता है, कोई ट्यूमर होता है, ब्लीडिंग इसोफेजियल वराइसिस जैसी सिचुएशन होती है, वहाँ पे सोमेटोस्टेटिन इसके एनालॉग काम करते हैं। सोमेटोस्टेटिन के एनालॉग आप याद रखें, अगेन एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके नाम है ऑक्ट्रियोटाइड एंड लेंड्रियोटाइड। तो टाइड से एंड होने वाले मेडिकेशंस है। ये हाई पोटेंसी और लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है कंपैरेटिवली सोमेटोस्टेटिन, और पेरेंटली भी दिए जा सकते हैं। कुछ और भी है जैसे वेप्रियोटाइड, पैसिरियोटाइड एंड सेग्लिटाइड, ठीक है। तो ये हमने बात की एक इनहिबिटरी हार्मोन जिसका नाम था सोमेटोस्टेटिन और उसके एनालॉग्स के बारे में। अब एक और हार्मोन के बारे में देख लेते हैं जिसका नाम है प्रोलैक्टिन, ठीक है। तो प्रोलैक्टिन, जैसे हमें प्राइमरी फिजियोलॉजी में पता ही होगा कि जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसके लिए ज़रूरी है, और प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद जब मिल्क सिक्रीशन इंड्यूस करना होता है तो उसके लिए भी प्रोलैक्टिन ज़रूरी है। लेकिन अगर प्रोलैक्टिन का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है तो क्या होता है? नॉर्मल सिचुएशन में प्रेगनेंसी के अलावा प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता है तो क्या होता है? यूजुअली जो प्रोलैक्टिन है डोपामिन के इनहिबिटरी कंट्रोल में होता है। मीन्स कि जो डोपामिन होता है वो प्रोलैक्टिन को इनहिबिटरी कंट्रोल में रखता है, रिलीज़ नहीं होने देता। जब ज़रूरत होती है जैसे प्रेगनेंसी और लैक्टेशन तभी बढ़ता है। लेकिन क्या होगा जब उसका लेवल नॉर्मल सिचुएशन में भी बढ़ जाए? तो एक सूडो प्रेगनेंसी जैसा स्टेट क्रिएट हो जाता है। पहले तो एमेनोरिया होता है, फीमेल के मेंसेस लॉस होते हैं, इनफर्टिलिटी डेवलप होती है, ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम होता है, फीमेल के अंदर गैलेक्टोरिया स्टार्ट होने जाता है, और इनफर्टिलिटीज हो जाती है इन बोथ मेल एंड फीमेल। तो इस जो सिचुएशंस को कहते हैं शूडो प्रेगनेंसी जैसा स्टेट, क्योंकि पेशेंट का वेट गेन होने लगेगा, पेशेंट को एमेनोरिया होगा, पेशेंट का पेट फूलने लगेगा, ब्रेस्ट एंगोजमेंट होने लगेगा, मिल्क निकलने लगेगा। तो एक शूडो प्रेगनेंट स्टेट क्रिएट होता है जिसे हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया भी कहते हैं। बट एक्चुअली सिचुएशन क्या है कि पेशेंट इज़ इनफर्टाइल, उस इनफर्टिलिटी की तरफ जा रहा है। तो इसीलिए जब भी इनफर्टिलिटी के केसेस होते हैं तो प्रोलैक्टिन के लेवल को भी ऑलवेज चेक करना ज़रूरी होता है। तो अब जो प्रोलैक्टिन है उसके ऊपर काम करने वाली अगर हम लोग ड्रग्स देखें तो दो टाइप की ड्रग्स हैं।
एक ड्रग्स हैं जो प्रोलैक्टिन का लेवल कम करती है और एक ड्रग्स हैं जो प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ाती है। पहली ड्रग हो गई डोपामिन एगोनिस्ट, जैसे हमने बात की थी कि डोपामिन का प्रोलैक्टिन के ऊपर इनहिबिटरी कंट्रोल होता है। तो ये जो ड्रग है जो प्रोलैक्टिन का लेवल कम करती है तो नाम है ब्रोमोक्रिप्टिन। तो ब्रोमोक्रिप्टिन है वो इनहिबिटरी एक्शंस करती है प्रोलैक्टिन के ऊपर, प्रोलैक्टिन का लेवल कम करती है। और दूसरी ग्रुप ऑफ ड्रग हो गई जिसे कहते हैं डोपामिन ब्लॉकर। तो अगर डोपामिन को ब्लॉक कर देंगे तो प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ेगा, तो इट विल प्रोड्यूस हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया। तो कौन सी ड्रग्स हैं जो डोपामिन को ब्लॉक करती हैं? वो है एंटी साइकोटिक्स एंड मेटोक्लोप्रोमाइड। तो साइकोसिस में डोपामिन का लेवल बहुत बढ़ जाता है, तो उसे कम करने के लिए हम लोग D2 ब्लॉकर देते हैं, लेकिन उससे साइड इफेक्ट्स हो जाती है हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया। CNS में हम लोग देख चुके हैं उसके बारे में, एंटी साइकोटिक्स में। तो ब्रोमोक्रिप्टिन के बारे में हम लोग प्राइमरी यहाँ पे डिस्कशंस कर लेंगे। तो ब्रोमोक्रिप्टिन डोपामिन की एगोनिस्टिकली ड्रग है, डोपामिन का प्रोलैक्टिन के ऊपर इनहिबिटरी कंट्रोल है, तो इसीलिए हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया में एज ए ट्रीटमेंट के लिए ये एक ऑप्शन अच्छा है। ब्रोमोक्रिप्टिन के और भी यूजेस हैं, जैसे एक्रोमेगाली। तो एक्रोमेगाली के अंदर भी ये जो ग्रोथ हार्मोन है उसे भी ये कंट्रोल करेगा। पार्किंसोनिज्म, ऑब्वियसली डोपामिन एगोनिस्ट है, तो पार्किंसोनिज्म वाले पेशेंट्स को ऐसी ड्रग्स फ़ायदा करेगी। लैक्टेशन को ये सप्रेस करेगा, जैसे प्रोलैक्टिन के ऊपर इनहिबिटरी कंट्रोल है, तो लैक्टेशन सप्रेशन के लिए भी हम लोग ये ड्रग यूज़ कर सकते हैं। और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, रिसेंटली FDA द्वारा अप्रूव की गई ये ड्रग है कि जो सर्काडियन रिदम है उसका भी इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो अर्लियर मॉर्निंग के ऊपर सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो वो कम करने के लिए ब्रोमोक्रिप्टिन यूज़ की जाती है और जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस को इम्प्रूव किया जाता है। तो इस प्रकार से भी ब्रोमोक्रिप्टिन टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में एक इम्पॉर्टेंट ड्रग की तरह उभर के आई है। लेकिन जो ब्रोमोक्रिप्टिन है उससे कुछ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होते हैं। वैसे तो वेल टॉलरेटेड है, लेकिन नौशिया और वॉमिटिंग बहुत ही उसे पिक्यूलियर होते हैं, वॉमिटिंग ज़्यादा होती है, पोस्चुरल हाइपोटेंशंस भी होते हैं। और अगर उसे लॉन्गर टाइम यूज़ किया जाए तो उससे डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर ईगोनिस्टिकली काम करने से थोड़े साइकोटिक चेंजेस भी होते हैं, जैसे बिहेवियरल अल्टरेशंस, हलुसिनेशंस होना और एबनॉर्मल मूवमेंट्स भी हो सकते हैं। तो इसीलिए जो डोपामिन रिसेप्टर्स के ऊपर एगोनिस्टिकली काम करने वाली दवाई बनाई गई है जिसे D2 एगोनिस्ट कहते हैं, और ये एज अ फर्स्ट लाइन चॉइस पार्किंसोनिज्म में ब्रोमोक्रिप्टिन के ऊपर काम करती है, जिसके नाम है कैबरगोलिन क्विनागलोइड। ठीक है, तो ब्रोमोक्रिप्टिन से अच्छी टॉलरेटेड है और लॉन्गर एक्टिंग ड्रग्स हैं। लेकिन कैबरगोलिन में डिसएडवांटेज ये था कि अर्गट डेरिवेटिव्स है, तो अर्गट डेरिवेटिव्स होने की वजह से कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे पल्मोनरी फाइब्रोसिस होना, या फिर जो ब्लड वेसल्स हैं उसके ऊपर भी चेंजेस होते हैं, कई बार ये वाजो कंस्ट्रिक्शंस भी करवाती हैं। तो इसीलिए नॉन अर्गट डेरिवेटिव्स डेवलप की गई कम ADR से, जिसका नाम है क्विनागोलाइड। तो यहाँ पे इन नटशेल एक्रोमेगाली की फार्माकोलॉजी डिस्कशंस की गई है कि एक्रोमेगाली वाले पेशेंट्स में अब हम कौन से अप्रोच ले सकते हैं। तो एक्रोमेगाली वाले पेशेंट्स में जैसे हमने बात की थी कि एक डोपामिन एक इनहिबिटरी हार्मोन है, तो उसके ऊपर एगोनिस्टिकली काम करने वाली हम लोग ड्रग्स दे सकते हैं। तो जिसमें बात की हमने कि कैबरकोलिन जैसी ड्रग्स दे सकती है डोपामिन एगोनिस्ट की तरह, तो ये ओरली इफेक्टिव है, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, और सक्सेसफुल है फॉर ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटिंग ट्यूमर्स एंड प्रोलैक्टिन सिक्रेटिंग ट्यूमर्स के लिए, इवन प्रेगनेंसी में भी अच्छी ड्रग्स है। दूसरा एक अप्रोच है सोमेटोस्टैटिन का एनालॉग। सोमेटोस्टैटिन की भी जैसे बात की थी कि उसका भी ग्रोथ हार्मोन के ऊपर एक इनहिबिटरी कंट्रोल था, तो उसके भी जो एनालॉग है ऑक्ट्रियोटाइड, लैंड्रियोटाइड, वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छे हैं, प्रेगनेंसी में भी सेफ़ है। लेकिन जो डिसएडवांटेज है कि इसे सबक्यूटेनियसली देना पड़ता है, वंस अ मंथ इंजेक्टेबल फॉर्म में देना पड़ता है और एक्सपेंसिव है, तो इसीलिए ये कंपैरेटिवली कम यूज़ होते हैं। तीसरा हमारे पास जो ड्रग ऑप्शन है वो है ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर्स के एंटागोनिस्ट, जैसे पेगविसोमन हो गए। तो जो अगर ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन है तो उसके रिसेप्टर्स को ही हम लोग बंद कर देते हैं। तो पेगविसोमन हमने बात की थी, लेकिन वो सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस के थ्रू डेली लेना पड़ेगा। वैसे प्रेगनेंसी में तो सेफ़ है, लेकिन बहुत ही एक्सपेंसिव है और विजुअल चेंजेस के ऊपर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये भी एक अलग अप्रोच है ग्रोथ हार्मोन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करना। और चौथा एक ड्रग्स है जो सिलेक्टिव इस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स भी कहा जाता है, जिसमें टैमोक्सिफेन का यूज़ होता है। टैमोक्सिफेन वैसे तो ब्रेस्ट कैंसर्स के अंदर यूज़फुल है, तो
एक्रोमेगालिक वुमन है, ब्रेस्ट कैंसर्स का खतरा है, तो उसमें टैमोक्सिफेन यूज़ कर सकते हैं। ये ग्रोथ हार्मोन का लेवल कम नहीं करते, लेकिन ये जो फैक्टर्स हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, उनको रिड्यूस करते हैं और उस प्रकार से हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार के डिफरेंट अप्रोच है एक्रोमेगाली के लिए, या तो इनहिबिटरी हार्मोन्स के लेवल बढ़ाए, या फिर उसके एनालॉग्स दे, ड्रग्स दे, या तो फिर ग्रोथ हार्मोन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करे, या फिर फैक्टर्स को ही इनहिबिट करें। चलिए अब हम लास्ट सेक्शंस में अभी यहाँ पे बात करेंगे गोनाडोट्रोपिन्स और उसके रिलीजिंग हार्मोन्स के बारे में। तो अगेन ये भी हम लोग फिजियोलॉजी में देख ही चुके हैं कि जो हाइपोथैलेमस होती है उसके अंदर से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो पिट्यूटरी के ऊपर काम करते हैं और स्पेशली एंटीरियर पिट्यूटरी में से FSH LH का रिलीज करवाते हैं, और वो गोनैड्स के ऊपर काम करते हैं, टेस्टिस के ऊपर और फीमेल्स के अंदर ओवरीज के ऊपर काम करते हैं, और इससे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन का रिलीज करवाते हैं। ये जो टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन है, अगेन उनका काम है स्विच ऑफ मैकेनिज्म में। क्या होता है स्विच ऑफ मैकेनिज्म, अगर वो ज़्यादा हो जाए तो स्विच ऑफ करते हैं, कि इनहिबिटरी कंट्रोल आते हैं पिट्यूटरी के ऊपर, और दूसरा इनहिबिटरी कंट्रोल ऊपर हाइपोथैलेमस में भी होता है, तो उससे जब एडिशनल GnRH का रिलीज और FSH LH का रिलीज कम हो जाएगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जैसे नाम ही पता है, फॉलिकल को स्टिमुलेशंस करने में, ओव्यूलेशन, ओवम के डेवलपमेंट के लिए, इवन स्पर्मेटोजेनेसिस में भी इसका रोल है, और सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन के लिए। जबकि LH का रोल ज़्यादा प्रोजेस्टेरोन स्टिमुलेशंस में है, मेल में टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशंस में है, और स्पेशली ओव्यूलेशन इंडक्शंस के लिए LH सर्ज जो होता है वो ओव्यूलेशन करवाता है मिड साइकिल, तो उसके लिए LH ज़रूरी है। अभी पैथोलॉजी समझते हैं कि ये जो गोनाडोट्रोपिन्स हैं, अगर ये गोनाडोट्रोपिन्स के लेवल बढ़ जाते हैं तो क्या होता है, या फिर कम हो जाते हैं तो क्या होता है। तो गोनाडोट्रोपिन्स के लेवल अगर कम हो जाते हैं, अगर उनकी डेफिशिएंसीज हो जाती है, तो क्या होता है, तो ऑब्वियस चीज़ है कि इनफर्टिलिटी होगा, क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं होगा। ओव्यूलेशन नहीं होगा तो इसे कहते हैं एन ओव्यूलेटरी इनफर्टिलिटी। तो फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन ना होने की वजह से एक इनफर्टिलिटी डेवलप होती है। तो नंबर 1, कम हो जाने की वजह से मेल के अंदर क्या होगा, ऑब्वियसली उनके अंदर भी स्पर्म डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा, जिसे ओलिगोजूस्पर्मिया भी कहते हैं, और उसे मेल इनफर्टिलिटी भी होती है। दूसरा उसका नाम है हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म। तो मेल के अंदर भी ऐसे इस प्रकार की इनफर्टिलिटी डेवलप होती है। तो इन शॉर्ट गोनाडोट्रोपिन का जो इनफर्टिलिटी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, तो अच्छे गोनाडोट्रोपिन्स होने ज़रूरी है इनफर्टिलिटी प्रिवेंशंस के लिए। अगर ज़्यादा हो गए, मान लीजिए कि गोनाडोट्रोपिन्स के सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, तो क्योंकि गोनाडोट्रोपिन चेंजेस के लिए भी ज़रूरी है, प्यूबर्टल चेंजेस के लिए भी ज़रूरी है, तो प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, जल्दी प्यूबर्टी आ जाएगी, ठीक है। ईस्ट्रोजन के लेवल बढ़ जाने की वजह से, या फिर प्रोजेस्टेरोन के, या फिर टेस्टोस्टेरोन के लेवल बढ़ जाने की वजह से उस प्रकार की पैथोलॉजी होगी। ईस्ट्रोजन के लेवल बढ़ जाने की वजह से उसके डिपेंडेंट एंडोमेट्रियोसिस होगा। एंडोमेट्रियोसिस ऐसी कंडीशंस हैं जो आप लोग गायनिक में पढ़ेंगे, कि जहाँ पे एंडोमेट्रियम का एबनॉर्मल डेवलपमेंट होता है, और किसी जगह पे एंडोमेट्रियम बनने लगता है, और जिससे इवेंचुअली फाइब्रोसिस होता है, कई बार उससे भी इनफर्टिलिटी होती है, ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन के लेवल बढ़ने से प्रोस्टेटिक कैंसर्स होते हैं मेल के अंदर। फीमेल में फाइब्रॉइड्स और PCOD जैसी कंडीशंस भी होती है एक्सेसिव गोनाडोट्रोपिन सिक्रीशंस की वजह से। तो अब हमारे पास कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिसकी मदद से हम लोग ये जो गोनाडोट्रोपिन्स के लेवल हैं वो मॉड्यूलेट कर सकते हैं, और इस प्रकार की कंडीशंस में पेशेंट्स में बेनिफिशियल इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ये चार्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है। ये चार्ट क्या आपको बता रहा है कि जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स है, अगर हम लोग बाहर से देते हैं, ठीक है, उसके एगोनिस्ट या तो फिर एंटागोनिस्ट, तो किस प्रकार से बेनिफिट करते हैं। तो पहले आप देखिए कि एंटागोनिस्ट GnRH मीन्स कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के अगर एंटागोनिस्ट बाहर से देते हैं, उसके रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने वाली ड्रग्स देते हैं, तो क्या होता है, एंटागोनिस्ट देते हैं तो गोनाडोट्रोपिन फिर काम नहीं कर पाएगा, तो उससे क्या होगा कि इवेंचुअली FSH और LH का लेवल क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन काम नहीं कर पाएगा, तो उससे FSH LH का रिलीज़ नहीं होगा, तो उससे इवेंचुअली ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन का रिलीज़ नहीं होगा। तो जब भी एक्सेसिव सिचुएशन वाली सिचुएशन है, हमने यहाँ पे बात की ना कि एक्सेसिव सिक्रीशन वाली सिचुएशन, वहाँ पे ये बेनिफिट होंगे। जहाँ पे हमको कम करना है ईस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन का लेवल, तो जैसे प्रोस्टेटिक कैंसर्स हो गया या फिर एंडोमेट्रियोसिस हो गया, तो यहाँ पे ये बेनिफिट करेंगे। कौन, GnRH के एंटागोनिस्ट, ठीक है। इवन इसका यूज़ इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस में कंट्रोल ओव्यूलेशंस के लिए भी किया जाता है। ज़्यादा डिटेल में इसके लिए हम बात नहीं करेंगे।
अब बात करते हैं जीएनआरएच के एगोनिस्ट। बाहर से जीएनआरएच के एनालॉग्स उसकी तरह काम करने वाली ड्रग से क्या हो इफेक्ट होता है। तो देखिए, उसकी तरह काम करने वाली ड्रग दो प्रकार से दी जाती है। एक पल्सेटाइल मैनर में दी जाती है और दूसरी नॉन पल्सेटाइल मैनर में दी जाती है। अगर जीएनआरएच की तरह काम करने वाली एगोनिस्ट हम लोग नॉन पल्सेटाइल मीन्स की डेली देंगे तो क्या होगा, डेली देंगे तो जीएनआरएच का लेवल बढ़ेगा और जिससे इवेंचुअली क्या होगा कि एक फीडबैक मैकेनिज्म जाएगा और जिससे इवेंचुअली एफएसएच और एलएच का लेवल कम होगा और ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं मैकेनिज्म, जो फीडबैक इनहिबिशन वाली मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं। हम लोग दे रहे हैं जीएनआरएच के एगोनिस्ट। एगोनिस्ट देने से पहले क्या होगा, पहले एफएसएच एलएच का लेवल बढ़ेगा और जैसे एफएसएच एलएच का लेवल बढ़ेगा, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा, तो वो जैसे हमने बात की थी पहले स्लाइड में कि वो इनहिबिटरी कंट्रोल कर देंगे, ऊपर से स्विच ऑफ कर देंगे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के ऊपर से, और फिर इवेंचुअली एफएसएच एलएच कम हो जाएंगे और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लॉन्गर टाइम के लिए कम हो जाएंगे। तो ऐसी एक्सेसिव सिचुएशन है जैसे प्रोस्टेटिक कैंसर, एंडोमेट्रियोसिस जो हमने बात की थी, प्रिकोसिस, पुबर्टी, फाइब्रॉइड, तो उसमें भी ये अप्रोच से हम काम कर सकते हैं। तो इस टाइप की एक्सेसिव सिचुएशन में हम लोग दो अप्रोच से काम कर सकते हैं। नंबर वन, या तो जीएनआरएच के एंटागोनिस्ट ही दे दो, जीएनआरएच रिलीज ही ना हो और उसकी मदद से आगे एफएसएच एलएच वो सब रिलीज होना बंद हो जाए, या तो फिर एगोनिस्टिक दो और फीडबैक इनहिबिट करो। ठीक है, ये दोनों मैकेनिज्म से काम होगा। लेकिन दोनों में क्या चेंजेस होगा, क्या डिफरेंस होगा, यहाँ पे इनिशियली एफएसएच एलएच का लेवल थोड़ा बढ़ेगा एंड इवेंचुअली लॉन्ग टाइम के लिए कम हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, डायरेक्टली कम हो जाएगा। तो यहाँ पे इनिशियली एफएसएच का या फिर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ने से ये सब जो सिचुएशन है जैसे प्रोस्टेटिक कैंसर, एंडोमेट्रियोसिस, ये थोड़ा वर्जन होता है, उसके सिम्टम्स वर्जन होते हैं। तो वही एक एडिशनल डिफरेंस है, तो ये क्या आप याद रखें। अगर हम सेम एगोनिस्ट पल्सेटाइल मैनर्स में देते हैं जीएनआरएच के, तो वो एक फिजियोलॉजिकल रोल की तरह काम करेंगे। जिस प्रकार से हाइपोथैलेमस में रिलीज होता है उसी प्रकार से ये काम करेंगे। तो जिससे क्या होता है कि एफएसएच एलएच का रिलीज अच्छा होगा और सेक्स हार्मोन्स का अच्छा रिलीज होगा और जो डेफिशिएंट स्टेट है उसमें फ़ायदा होगा, जैसे एनओव्यूलेटरी इनफर्टिलिटी है या फिर डिलेड प्यूबर्टी है, तो जिसमें हमें इवेंचुअली सेक्स हार्मोन्स के लेवल बढ़ाने हैं, तो उसमें ये अप्रोच बेहतरीन तरह से काम आएगा। जिसमें लेवल कम करने से उसमें ये दोनों अप्रोच काम आएंगे। तो ये बेसिक चीज़ आप देखिए, यही अंडरस्टैंड कीजिए, अगर अदरवाइज आपको नहीं पता चलेगा। तो पल्सेटाइल मैनर्स में एवरी 90 मिनट्स दिया जाता है, नॉन पल्सेटाइल्स में डेली दिया जाता है। तो जैसे हमने बात की कि जीएनआरएच के एनालॉग्स होते हैं, वो उसके नाम है कुछ जो रेलिन से मोस्टली एंड होते हैं, जिसे बुसेरेलिन, गुजोरेलिन, ल्यूप्रोलाइड, नेफेरेलिन करके ड्रग्स हैं। दो प्रकार से दी जाती है, किस दो प्रकार से, अगेन पल्सेटाइल वे में भी दी जाती है और नॉन पल्सेटाइल या फिर डेली भी दिया जाता है। पल्सेटाइल लेते हैं तो एगोनिस्टिकली काम करते हैं और डेफिशिएंट सिचुएशंस में काम आ सकते हैं। अगर नॉन पल्सेटाइल या फिर डेली देते हैं तो एंटागोनिस्ट की तरह काम करते हैं और एक्सेसिव सिचुएशंस में या फिर एक्सेसिव सेक्स हार्मोन्स वाली सिचुएशंस में उसे कम करने के लिए ये काम आ सकते हैं। तो मोस्टली ये जो ड्रग्स हैं जीएनआरएच की एनालॉग्स, वो सबक्यूटेनियसली दिए जाते हैं, कुछ नेजल रूट से भी दिए जाते हैं और कुछ सबक्यूटेनियस इम्प्लांट से भी दिए जाते हैं। नेफेरेलिन और बुजेरेलिन, ये आप याद रखिए, नेफेरेलिन एंड बुजेरेलिन ये नेजल रूट से दिए जाते हैं और एक गुजेरेलिन है वो सबक्यूटेनियस इम्प्लांट से दिया जाता है। तो यही एक डिफरेंस है। मैंने यहाँ पे जो डिफरेंशियल पॉइंट है वही ज़्यादा हाईलाइट करने का प्रयत्न किया है। जीएनआरएच एनालॉग के मेजर डिसएडवांटेजेस क्या हैं, जैसे हमने बात की, ये इनिशियली स्टिमुलेशन करेंगे जिससे फ्लेयर अप रिएक्शंस होगा। फ्लेयर अप रिएक्शन माने कि जो एक्सेसिव सिचुएशंस है उसके सिम्टम्स वर्जन होंगे, जैसे एंडोमेट्रियोसिस या फिर प्रोस्टेटिक कैंसर्स है तो उसकी सिचुएशंस थोड़ी वर्जन होगी इनिशियली, बाद में फिर ठीक हो जाएगा। एंड लेटली जैसे हमने बात की थी जीएनआरएच के एंटागोनिस्ट के बारे में, वो एंड होते हैं रेलिक्स से, तो जिसमें सिट्रोरेलिक्स, गैनीरेलिक्स, एबारेलिक्स जैसी कुछ ड्रग्स हैं। इसमें किसी भी प्रकार का फ्लेयर अप रिएक्शन नहीं होता है। इसके जो एंटागोनिस्टिक एक्शंस हैं जिसकी वजह से हॉट फ्लशेस होना, ज़्यादा गर्मी लगना, लिबिडो, लॉस ऑफ सेक्सुअल ड्राइव एंड ऑस्टियोपोरोसिस जैसी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकती हैं। एक और भी ड्रग्स नई निकल के आई है जिसका नाम है इलागोलिक्स, जो जीएनआरएच का एंटागोनिस्ट ही है लेकिन ओरली दी जाती है फॉर पेन एसोसिएटेड विद एंडोमेट्रियोसिस। सो एक्सेसिव
एंडोमेट्रियोसिस या फिर एस्ट्रोजन वाली जो सिचुएशन है जिसमें ओरली इफेक्टिव जीएनआरएच एंटागोनिस्ट के तौर पे इलागोलिक्स नई ड्रग निकल के आई है। तो होपफुली हमारा ये जो पूरा एंडोक्राइन का टॉपिक था उसके बारे में आपको पता चल गया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट है ये प्राइमरी हार्मोन्स के बारे में तो आप हमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हम लोग ये सीरीज़ एंडोक्राइन वाली शुरू कर रहे हैं, आप हमारे और भी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, सिस्टम वाइज हमने प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं। इसके बाद हम लोग जाएंगे थायराइड और पैराथायराइड हार्मोन्स के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।